जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो पिछले साल पूछे गए थे। तो हम लोग ये इस प्रश्नों के हल करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, परीक्षा में उपयोगी प्रश्न हैं। तो आप लोग ये एक बार जरूर देख लीजिए, शायद आपको इसमें से कोई रिपीट हो जाए तो आप लोग ये कर सकें, क्योंकि आप लोगों का जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बस आप लोगों को याद करने की इससे ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो से ही आप लोगों को याद हो जाएगी देखते देखते। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यार आरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, क्या श्रव्य तरंगे होते हैं, एक्स किरण होते हैं, बीटा किरण होते हैं, अल्फा किरण होते हैं। तो कौन सी किरणें हैं, एक्स किरणें। एक्स किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बाकी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, श्रव्य तरंगे, ये सब तरंगे नहीं होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स किरण है, बाकी सब नहीं है। तो निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उपकरण को संकेत देता है जिससे वह नियंत्रित करता है। तो आप लोग टीवी चैनल में जो रिमोट इस्तेमाल करते हैं, जो चैनल बदलता रहता है, तो वह किस तरंग से होता है। यह आरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था, ये भी देख लीजिए। तो यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्रुवित है, ऑप्शन बी पराबैंगनी है, ऑप्शन सी अवरक्त है, ऑप्शन डी एक्स रे है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें जो होती हैं उसी के कारण आप लोगों का जो टीवी चैनल है वो बदलता रहता है। तो ये भी आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अगर हम बात करें कि अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग है, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जो ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है ये गर्त में, तो ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन डी जो ध्वनि तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आरआरबी ग्रुप डी में 2017 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग बिल्कुल ही सही है। अरे सॉरी, यहाँ पे गलत का निशान लगा दिए, ध्वनि तरंग ये बिल्कुल सही होगा, रेडियो तरंग है नहीं है। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किन तरंगों में सपिंडन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल होता है। यह आरबी ग्रुप डी के 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो सपिंडन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल करता है, बाकी ये सब प्रकाश तरंग नहीं करती हैं, केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अरे सॉरी, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो होता है। अनुप्रस्थ तरंगे तो होती हैं सपिंडन और विरलन, जो उसमें जाता है और फिर वापस चला जाता है। पांचवा प्रश्न है, एक तरंग का वेग है जो भी आवृत्ति टी और तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, तो इसका सूत्र हो जाता है v=f इंटू लैम्डा। तो ये आप लोगों का सूत्र है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी v=f इंटू लैम्डा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न हल करने के लिए। तो छठा प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। कालावधि यानी समय में, तो इसका जो सूत्र होता है वो अनुदैर्घ्य आवृत्ति का आधा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे t=1 अनुदैर्घ्य जो चिन्ह होता है म्यू, तो म्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है हम लोगों का कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो तरंग जो लंबाई है वो आमतौर पर ग्रीक में किससे दर्शाया जाता है, तो लैम्डा से यह दर्शाया जाता है। तो यार आरबी ग्रुप डी में 2018 के शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा, लैम्डा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का आठवां प्रश्न। चलिए आप लोगों को वो आठवां प्रश्न दिखाते हैं। तो ये लैम्डा हो जाता है, ये अल्फा, ये बीटा, लेकिन लैम्डा जो है वही ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा लैम्डा को, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है और उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग को व्यक्त किया जाता है। तो यार आरबी ग्रुप डी के 2018 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मैं अंडरलाइन भी करते चला जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को यह प्रश्न दिखाई दे। तो यह अगर तरंगदैर्घ्य जो है वो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, इन दोनों के बीच की दूरी L है, तो हम लोगों को जो तरंगदैर्घ्य है वो भी L ही रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, L द्वारा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बझाने टाइप का दे देता है सवाल, जिससे आप लोग भूल जाएं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो शीर्षों के बीच की दूरी के बराबर होता है, तो एल ही होगा। नौवां प्रश्न है, एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। कितना छोटा सा सवाल पूछा यार आरबी ग्रुप डी में। तो जो तरंग की प्रकृति को वर्णन नहीं करती, क्या ऊंचाई है वो तरंग की प्रकृति को वर्णन करता है, नहीं। तो ऊंचाई जो है वो तरंग की प्रकृति को नहीं करता है। बाकी ये तरंग दैर्घ्य, तरंग गति, आवृत्ति, ये सब क्या करते हैं, तरंग की प्रकृति को वर्णित करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऊंचाई जो है आपको लोगों को देखकर ही लग रहा होगा, ऊंचाई जो है वो तरंग की प्रकृति को वर्णन नहीं करेगा। 10वां प्रश्न है हम लोगों का, ये देख लेते हैं। तरंग चाल आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया, तरंग के रासायनिक गुण, ये भी नहीं होगा, रासायनिक गुण को व्यक्त नहीं करते। तरंग की विशेषताओं को भी तरंग की विशेषताओं को ये वर्णित करते हैं, तरंग के घटक को ये नहीं वर्णित करते हैं, तरंग के कार्य ये भी नहीं कहा जाता। तो ये तरंग की विशेषताएं बताती हैं, जो चाल हो गया, आयाम हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, ये सब क्या है, ये तरंग दैर्घ्य की मतलब विशेषताएं बताती हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप लोगों का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर पर, देखते हैं क्या है। 11 नंबर पर जो है ये भी आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति में खाली स्थान है, फिर आवृत्ति के बाद प्रकट की जाती है। आवृत्ति के बाद खाली स्थान है, तो आप लोग ये बीच में भरना है, में प्रकट की जाती है
और है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, और किसकी घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो हर्ट्ज जो है वो प्रति सेकंड यहाँ पे दोहराई जाती है। ओम, डेसिबल, एम्पियर ये सब नहीं होता है, तो हर्ट्ज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा हर्ट्ज। 12वां प्रश्न है हम लोगों का, यदि एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की जो दूरी है L है तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो स्ट्रिंग और जो क्रमागत गर्त है उसका दोगुना हो जाता है। जब भी ये तरंग दैर्घ्य गर्त में जाता है फिर ऊपर जाता है, यानी स्ट्रिंग जाता है फिर गर्त जाता है, तो यह तरंग दैर्घ्य की दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो 2L है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो गामा किरणों में क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बाकी इन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी किरणें, इंफ्रारेड तरंगे, एक्स रे, रेडियो तरंगे, ये सब क्या है तरंग दैर्घ्य, इन लोगों की विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लेकिन गामा किरणें में सबसे कम होती है, बाकी इन लोगों में सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंग में सबसे अधिक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। 14वां प्रश्न देखते हैं हम लोगों का, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यह आरआरबी जेई का प्रश्न है, शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो आप लोग ये सवाल आ गया, तो सवाल का जो है आवृत्ति आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, आवृत्ति n बराबर 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया है, और आप लोगों को दिया गया है आवर्तकाल यानी टी ज्ञात करना है, यानी टी समय। तो इसका एक सूत्र होता है टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू क्या होता है 1/n, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो आप लोग देख के कर सकते हैं ये सवाल। ये बाकी तो आप लोगों को सूत्र याद होगा, टी जो होता है वो हाफ हो जाता है, जो हर्ट्ज के दिया गया है आवृत्ति के आधा हो जाता है, तो टी इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे n का मान दिया गया है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 1/50। तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे जिससे हम लोगों का आसान हो जाए, तो यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/500। अब भाग दे देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, 0.02। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न हल कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।